हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो जे एडवांस की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और पेपर 2 के अंदर है ना, या पेपर 1 के एक सवाल की भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन पेपर 2 के अंदर बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके उन्होंने एक से ज्यादा आंसर कंसीडर करे हैं। देखो, केमिस्ट्री ऑल अबाउट क्या एक्सपेरिमेंटल है बच्चों ना। तो कई सारे केसेस ऐसे भी थे जो स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर और लिखे हुए नहीं है, या हो सकता है उन्होंने कई सारे सवाल एक पर्टिकुलर रिसर्च आर्टिकल के अंदर से उठाए हो। और सीधी सी बात है यार, उनको भी पता है कि अगर एक बच्चा आईआईटी की तैयारी कर तो इतने रिसर्च आर्टिकल्स क्यों पढ़ेगा ना, तो वो तो बहुत ज्यादा हो गया। तो उन्होंने मल्टीपल पॉसिबिलिटी यहाँ पे एक्सप्लोर करी है, उन्हीं को अपन डिस्कस करने वाले हैं। कई सारे सवाल ऐसे भी है बच्चों जो अपन ने ऑलरेडी बताए थे कि हाँ यार इनकी यही पॉसिबिलिटी है और पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, जैसे कि बहुत सारे सवाल। चलो डिस्कशन करते हैं। इस सवाल की बात करें तो इसके ऊपर अलग से मैंने एक वीडियो भी बनाया था, और पहले जो अपन ने पेपर डिस्कशन किया था उसके अंदर अपन ने 12 का आंसर कंसीडर किया था। फिर मैंने आपको जब एक सेपरेट वीडियो बनाया था उसके अंदर अपन ने एक और पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करी थी कि 6 है ना। अब देखो, मैं इस चीज को मान के चलता हूं हमेशा कि अगर कोई भी अगर साइंटिस्ट या कोई भी अगर जो आईआईटी वाले जो प्रोफेसर्स जो पेपर सेट कर रहे हैं ना, वो किसी भी रिएक्शंस को अगर उठाएंगे, सवाल को उठाएंगे, तो हमेशा वो रिएक्शंस लैब के अंदर कैरिड आउट की गई होगी, या हो सकता है फिर वो अपने पास लिटरेचर में नहीं हो, कोई रेफरेंस बुक में नहीं आया हो जो स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करते हो, या किसी पर्टिकुलर रिसर्च आर्टिकल के अंदर जरूर रही होगी। तो मैं हमेशा इस बात को मान के चलता हूं कि वो रेंडमली ऐसे किसी भी रिएक्शंस को नहीं उठाते जो लैब के अंदर परफॉर्म नहीं की गई हो ना। अब जो इस सवाल की जब अपन बात कर रहे थे, अब ये सवाल की अगर मैं बात करूं बच्चों, ये सवाल अपना कुछ इस तरह से था, और है ना ये इस तरह से सवाल था। अब पॉसिबिलिटी ये थी दो आंसर आने की, इसमें ये कंपाउंड बना था फाइनली, है ना। अब मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट बना देता हूं कि दो पॉसिबिलिटी अपन ने इसमें एक्सप्लोर करी थी। अब ये आपका एक तो कंपाउंड क्या था, एक कंपाउंड आपका ये था कि हाँ यही था ना, आइसोब्यूटाइल, किसके साथ रिएक्शन कराई गई थी, आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम के साथ इसकी रिएक्शंस कैरिड आउट करी गई थी। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये थी कि भाई साहब ये क्या हो, यहां से नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करे, ओके, और फिर ये मॉलिक्यूल यहाँ पे तीन साइड पे जाकर ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे ना, तो टोटल कितने मिथाइलिन ग्रुप आ रहे थे, 6 आ रहे थे। एक पॉसिबिलिटी ये थी। और जो कि अपन बात कर रहे थे यार यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग है, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, उसकी बात कर रहे थे। बट मैं मानता हूं किसी अगर पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर कैरिड आउट किया गया होगा तो रिएक्शंस हो गई होगी ना, वैसे होती नहीं है। वैसे नॉर्मल कंडीशन में क्या होता नहीं होती, बट किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर कैरिड आउट किया गया हो तो यहां से रिएक्शंस हो जाएगी। फिर एक और पॉसिबिलिटी अपन ने जो एक्सप्लोर करी थी, दैट इज थ्रू द रेडिकल मैकेनिज्म्स, है ना। यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहां पे क्या होगा, OH और H आ जाएगा। तो आंसर उसका 6 आ रहा था। तो दोनों पॉसिबिलिटी अपन ने एक्सप्लोर करी थी। अब हो सकता है कि जे एडवांस ने आंसर 6 भी इसलिए कंसीडर किया गया हो, 12 है ना। भाई देखो 6 और 12 इसलिए किया गया हो, डेफिनेटली उन्होंने ये रिएक्शंस लैब में किसी स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर कैरिड आउट की गई होगी, और वहां उन्होंने मेंशन नहीं किया, इसलिए आंसर विल बी द 12। और सेकंड कंडीशन ये थी, क्योंकि अपने को पता है यार इस वाले कंपाउंड के साथ, है ना, इस तरह के जो कंपाउंड होता है बल्कि के साथ, ओके, रिएक्शंस नहीं होती। तो किसी ने बोला होगा यहाँ पे हाइड्राइड अटैक हो गया होगा, H- जो कि अपन ने मैंने बताया था आपको कि रेडिकल मैकेनिज्म्स के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होती है, इसलिए दो आंसर कंसीडर किया ना, 6 और 12। ठीक है, और भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कई बच्चे कहते हैं 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ओनली 2 पॉसिबिलिटी थी। ओके, इस सवाल के अंदर बात करें यार, ये सवाल इन्होंने, ये पेपर 1 है, दिस इज P1 है ना, दिस इज P1 एंड दिस इज द P2। इसकी बात करते हैं P2 है ना, ये तो ऑलरेडी अपने डिस्कस किया था। अब देखो ये सवाल भी जो P1 पेपर की मैं बात कर रहा हूं बच्चों ना, उन्होंने इसका आंसर 3 लिया है। ओके, जब अपन मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कशन कर रहे थे, ओके, और या फिर है ना मेमोरी बेस्ड मैंने आंसर इसका 3 बताया था। और जब पेपर डिस्कशन हुआ था ना, जब आप देखोगे ना, तो इसका आंसर 1 और 3 है ना, कि थोड़ी देर बाद फिर से अपन ने उसको डिस्कस किया था। अगर आप डिस्कशन का वीडियो देखोगे तो 1 और 3 पॉसिबिलिटीज की थी। ठीक है, अब मैं बताता हूं इसका 3 आंसर उन्होंने कैसे कंसीडर किया है ना। एक्चुअली उन्होंने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद दिस, तो ये मेटल कार्बोनिल्स की जो बॉन्डिंग होती है ना, मेटल कार्बोनिल्स की जो बॉन्डिंग होती है, तो वो होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट से। ठीक है, तो अपन इसको आइसो अगर मानते हैं तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट से, है ना, उन्होंने आंसर निकाला है 3। अगर नॉर्मल अप्रोच से अगर आप करोगे कि टोटल भाई टोटल काउंट ही कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना भाई, है ना, यहाँ पे कार्बन का अपन मान लेते हैं 6, ऑक्सीजन का 8, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, और यहाँ पे 6 40 इंटू 6 कर लेंगे, और वेनेडियम का कितना हो गया, 23 हो गया। इस तरह से अगर आप काउंट करोगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट से करोगे तो उसका आंसर आएगा आपका 3 आएगा। अगर नॉर्मल काउंट करोगे ना, नॉर्मल काउंट करोगे तो उसका जो आंसर आएगा बच्चों, दैट विल बी द 1 आएगा उसका आंसर ना। तो दोनों पॉसिबिलिटी अपने काउंट करी थी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मैं जब बात कर रहा था बच्चों ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड का 2 ले लो। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं कि NiCO4 के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो निकल कितना होता है, निकल विल बी द फेरस कोबाल्ट निकल, तो ये कितना होता है 4s2, है ना, 3d8। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यहां से आ रहे हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड कितने डोनेट करता है, इट विल डोनेट द 2, तो और यहां से कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 8, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से जो आ जाएगा बच्चों दैट विल बी द 8। तो ये है 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा था अपना।
अगर आप काउंट करोगे, जो अपने डिस्कशन भी किया था, ये जो तीनों मॉलिक्यूल है बच्चों, ये तीनों मॉलिक्यूल 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से अब है ना, अब जे एडवांस को यार ये भी आंसर 1 भी कंसीडर करना चाहिए एक्चुअली, है ना। ठीक है, ठीक है, वो जो मेटल कार्बोनिल्स की बॉन्डिंग होती है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, बट नॉर्मल तरीके से भी अगर करेंगे ना तो इसका आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, कई सारे बच्चों ने ना, क्योंकि मेटल कार्बोनिल्स की बॉन्डिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, तो ये शायद मेरे हिसाब से ना उनको 1 भी आंसर कंसीडर करना चाहिए। वो क्योंकि नॉर्मल तरीके से भी बच्चे जब होते हैं, मेटल कार्बोनिल्स की बॉन्डिंग आती है आपके, आती है ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड के अंदर, जो आप एडवांस क्लासेस में पढ़ते हो। एक बार फिर से है ना, इसका आंसर मुझे लगता है कि शायद वो 1 भी कंसीडर कर ले अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से अगर करें, है ना, नॉर्मल काउंट अगर करें टोटल इलेक्ट्रॉन, तो वहां से आंसर 1 आएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से काउंट करोगे तो 3 आएगा, तो उनको 1 भी कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं अपन। हाँ, ओके, और ये जो सवाल था ना, देखो ये वाला जो सवाल था, इसके अंदर जो कई जगह पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करी गई कि आंसर 1 भी होगा, जो अपने बताया था कि आंसर 1 नहीं होगा, अपने बोल दिया था भाई आंसर 1 नहीं होगा ना। ठीक है, क्योंकि देखो एक ऑर्गेनिक की ब्यूटी यही है, ऑर्गेनिक की रिएक्शन को लैब में कैरिड आउट किया जाता है। ठीक है, ऐसे रैंडमली कुछ भी रिएजेंट है ना, ऐसे नहीं किया जाता, एक लॉजिकल वे होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ना, जो अपने एक्सप्लोर किया था कि देखो ये टिन और HCl है ना, ये आपका SnCl2, और इसके साथ जब रिएक्शन HCl के साथ कराई गई थी, पर जो साइनाइड जो होगा, अब ये ड्राई HCl होता है, इसके बाद में फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो इसको जब एक्सप्लोर किया था अपन ने, तो ये जो कंपाउंड बना था C डबल बॉन्ड N और H बना था। ओके, जो कई जगह पे उन्होंने डायरेक्टली यहां से सीधा इसको क्या बना दिया गया था, यहां से डायरेक्टली इसको एल्डिहाइड बना दिया था। ठीक है, तो बेसिकली इमीन्स बना होगा, इमीन्स बनने के बाद NaBH4 इमीन्स को क्या बोलते, इसका भी रिडक्शन कर देगा। ठीक है, उसके बाद है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं था, इसलिए आंसर उनका COD जो अपने डिस्कस किया था वही है। एक ही पॉसिबिलिटी जो कई जगह एक्सप्लोर की जा रही थी वो आंसर नहीं था। हाँ, ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं ना, इस वाले सवाल की बात करते हैं। इन्होंने वाइड रेंज उन्होंने आंसर लिया। अब इसकी जब यूरेनियम वाली की बात करेंगे ना, जब अपन डिस्कस करते, इसका आंसर अपन ने 135 लिया था, क्योंकि अपन इधर जो कंसिडर किया था मास रेशियो कंसिडर, मतलब वो मोल का रेशियो ही कंसिडर कर लिया था, तो फिर तो एक आंसर 143 था, तो एक आंसर जो आ रहा था अपन ने जो डिस्कस किया था वो 135 आ रहा था, तो इन्होंने 135 भी कंसिडर किया ना। ठीक है, तो इसके अंदर है ना काफी बड़ी रेंज आंसर आएगा, तो शायद ये आपके लिए फायदेमंद है सवाल, है ना। कई सारे बच्चे जो सोच रहे थे ना एक सिंगल आंसर नहीं, एक रेंज उन्होंने दी है। ठीक है, और ठीक है 135 अपने आंसर निकाला था इसका ऑफिशियल की में, और डायरेक्ट। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है, आपके लिए एक रेंज बड़ी दे दी, तो जिन्होंने भी कोशिश की होगी। हाँ, ये वाले सवाल की बात करते हैं ना, इन्होंने देखो अगेन 2 पॉसिबिलिटी, देखो हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कोई भी केमिस्ट्री की बात करते हैं, वो एक एक्सपेरिमेंटल चीज होती है, कोई भी कंडीशन अगर वो मेंशन करेंगे तो पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर हो सकती है। तो इस वाले कंपाउंड की जब बात करे थे, ये अगेन P2 है ना, अभी तक मैं जो भी डिस्कशन कर रहा हूं P2 का है, एंड दिस इज ऑल्सो P2 है ना, पेपर नंबर 2 है। ओके, और ये भी P2 आपका था, एंड दिस इज द पेपर नंबर 1, P1 था। अब इसकी पॉसिबिलिटी की मैं बात करता हूं, मतलब ये वाला जो सवाल था 2 और 3, जो कई सारे बच्चे हैं ना कह रहे थे सर मेरा आंसर 2 था, कुछ कह रहे थे 3 था, तो उन्होंने किसी के साथ है ना भेदभाव नहीं किया, जे एडवांस ना, क्योंकि इसमें जो कंपाउंड अपन जो बना रहे थे, आई थिंक अपन, मुझे जो याद है अपन ने जो कंपाउंड बनाया था K2ZN3, एक पॉसिबिलिटी ये था, और FeCN6 है ना, ये कंपाउंड बनाया था, और ये यहाँ पे जो अपन ने चार्ज लगाया था, आई थिंक ये कितना लगाया था, 2 लगाया था क्या, 2 लगाया होगा ना। ठीक है, इसमें से आपको पूछेगा भाई कितने जिंक आयन होंगे, एक पॉसिबिलिटी ये थी, और एक पॉसिबिलिटी ये भी थी भाई Zn2 है ना, Zn2 FeCN4 को जैसा कई कंपाउंड की पॉसिबिलिटी ये भी थी, ये अगर हो सकता है तो। ठीक है, ये वाले कंपाउंड है ना, इसलिए 2 कंपाउंड की पॉसिबिलिटी थी, इसमें आपका आंसर 3 आएगा, इसमें आंसर आपका 2 आएगा रिएक्शन कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि कई सारे बच्चों ने जो कंपाउंड बनाया होगा वो पैनिक हो रहे होंगे, क्योंकि हर जगह आंसर की में कितना था, सभी डिस्कस यही कर रहे थे। ओके, एक इन्होंने ये पॉसिबिलिटी कंसिडर करी थी। ठीक है, ये अच्छी बात है। ओके, हाँ यार ये सवाल यार ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल था, ये कहीं पे एक्चुअली है ना इसकी रिएक्शंस होती नहीं है। ओके, अभी सवाल की बात करें तो उन्होंने दोनों ऑप्शन कंसीडर कर लिया ना कि क्या पॉसिबिलिटी है, तो बोला गया था भाई स्पीशीज फॉर्म्ड ऑन फ्लोरिनेशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब PCl5 की हम बात कर रहे थे ना, PCl5 की जब बात कर रहे थे, अब ये नॉर्मली तो गैसियस फेज में तो डिकम्पोज होगा नहीं, अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर हम बात करते हैं तो ये कैसे होगा। अब इधर देखो PCl4 प्लस, या ये ले लो, या ना PCl4 प्लस ले लो, या PCl6 माइनस ले लो। ठीक है, अब ये इस तरह से डिकम्पोज होगा इस कंपाउंड है ना। अब इसकी फ्लोरिनेटिंग करेंगे, अब देखो दोनों पॉसिबिलिटी उन्होंने एक्सप्लोर करी है, उन्होंने बोला है अगर इसका फ्लोरिनेटिंग करेंगे, अब फ्लोरिनेटिंग करेंगे इसके साथ, अब क्या कंडीशन, अब उन्होंने बोला है फ्लोरिनेटिंग है ना। ठीक है, अब उन्होंने आगे कोई कंडीशन एक्सप्लोर नहीं करी है, टेम्परेचर वगैरह कुछ नहीं दिया ना। अब कई सारे बच्चे जो सोच रहे होंगे फ्लोरिनेटिंग है ना, तो प्रोडक्ट चेंज हो सकता है, फ्लोरिनेटिंग करेंगे, अब कोई ऐसी कंडीशन करो ना जहां से विग्रस कंडीशन करो,
या कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन को कि सारे के सारे क्लोरीन आपके फॉस्फोरस में फ्लोरिनेटिंग करोगे तो सारे क्लोरीन को एक्सप्लोर कर देगा, तो उन्होंने वो भी कंसिडर करी है। ठीक है भाई, कोई विग्रस कंडीशन ले लो जहां पे सारे के सारे क्लोरीन बाहर निकल जाए, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी कंसिडर नहीं की, सारे के सारे फ्लोरीन बाहर नहीं निकलेंगे। तो अपन जब पेपर डिस्कशन करें तो उसमें यही आंसर अपन ने टिक किया था, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन है नहीं। अब भाई कुछ जबरदस्ती कुछ भी कराओ तो प्रोडक्ट तो बन ही जाएगा ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोई विग्रस कंडीशन, कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन अगर हम ऐड कर देते हैं तो हो सकता है तभी भी उन्होंने ना, तो ये वाला पोर्शन तो ठीक था, ये वाला तो ठीक था, बट उन्होंने बोला था कि अपन जब डिस्कस कर पहले भी है ना कि भाई फ्लोरीन नहीं जाएगा, मतलब सारे के सारे फ्लोरीन है ना, अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन में जा सकते हैं तो उन्होंने ये पॉसिबिलिटी भी उन्होंने यहाँ पे कंसीडर करी है। ठीक है, तो दोनों बच्चों ने जो टिक किए थे तो दोनों आंसर आपके होंगे। हाँ, अब मजेदार बात ये है, ये सवाल जो था पी फॉर द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑक्टाहेड्रल है ना, या इन्होंने पूछा था कितनी स्पीसीज यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होने वाली है, तो इसकी दो रेंज उन्होंने यहाँ पे कंसिडर किए। अब देखो, अब टेट्राहेड्रल की जब हम बात कर रहे थे ना कि पी फॉर टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, एक ये सवाल भी था। तो अगर इसकी मैं बात करूं, ICL4 तो नहीं था अपना, ये तो नहीं था, ये अपना क्या आ रहा था, ICL4 विद स्क्वायर प्लेनर। CuCN4 की हम बात करें थे तो CuCN4 कितना था बच्चों, हाँ ये अपना था ना, कॉपर प्लस था तो 3D10 था। ठीक है, और एक ये अपने P4 को कंसिडर किया था। हाँ, और PdCl4 की बात करते, ये स्क्वायर प्लेनर आया था अपना, और दिस विल बी द टेट्राहेड्रल है ना, एक टेट्राहेड्रल ये था। अब बात ये थी इन दोनों कंपाउंड की हम बात कर रहे थे ना, इन दोनों कंपाउंड की बात कर रहे थे कि कौन कौन से आ सकते हैं। अब इधर देखो, अब बात ये कि एक ये भी था ना कॉपर, तो इसमें कोबाल्ट कितना था, कोबाल्ट की हम बात करेंगे तो कोबाल्ट कितना, कोबाल्ट -1 था। कोबाल्ट -1 कितना होगा, फेरस कोबाल्ट है ना, तो ये हो गया अपना 4s2 दैट इज 3d7, और ये हो गया एक और नेगेटिव लगा 8, और ये 4s2, तो वापस बैक पेयरिंग करा दोगे तो 3d10 था। ठीक है, ये था। अब बात ये थी, 4 आंसर थे ना। अब इस वाले केस की बात ये होती है, ये जो कंपाउंड है ना, अब देखो कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस का, कोबाल्ट कितना हो गया, कोबाल्ट है यहां से 0, तो दिस विल बी द 3d है ना 7 और 4s2, 3d7 4s2। आप बैक पेयरिंग भी करा दोगे ना, बैक पेयरिंग भी करा दोगे तो इसमें जो रहेगा दैट विल बी द 3d9, 3d9 है ना। अब देखो 3d9 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स है। देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस की कंडीशन है ना, इतना ज्यादा डिटेल में किसी लिटरेचर में इतना लिखा हुआ नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस या इतने केस अभी स्टडी नहीं किए गए हैं। अब किसी एक पर्टिकुलर रिसर्च आर्टिकल में लिखा हुआ था ना कि भाई देखो ये जो कंपाउंड अगर आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस अगर इसका करोगे तो ये कितना होगा 3d, एंड दिस विल द 4s, और ये हो गया 4p, 4p है ना। अब किसी बच्चे ने लगा कि भाई सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस तब होता है जब मॉलिक्यूल पे चार्ज होता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स होता है, तो अपन इसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, इसको आगे भेज सकते हैं ना, इसको आगे भेज सकते हैं। जैसे कि कॉपर वाला जो केस था ना, कॉपर का अमोनिया के साथ जो केस था कॉपर 2+ में, वो क्या पैरामैग्नेटिक आता है। ठीक है, वो पैरामैग्नेटिक आता है। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस अगर होगा तो ये क्या आएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर, तब आंसर कितना आ जाएगा, तब आंसर आपका 4 आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस नहीं होता, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस की इतनी कंडीशन, इतने केसेस अभी दिए हुए नहीं है ना कहीं पे भी, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में अगर ये ओनली स्पेसिफिक अगर यही कंपाउंड अगर किसी ने रिसर्च के अंदर स्टडी किया होगा तो उन्होंने बोला होगा इस कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस होता है तो इट विल बी द DsP2, और नहीं होता इट विल बी द sp3। तो उन्होंने ये पॉसिबिलिटी है ना कि ठीक है यार ये केस कभी स्टडी नहीं किया गया, क्योंकि देखो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो ESR टेक होता है ना, मास ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, उसके थ्रू पता कराया जाता है भाई ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, तो उसे तो पता लगा होगा भाई। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस हुई है। अमोनिया वाला केस है ना, वो भी अभी आज है ना, अमोनिया जो कॉपर अमोनिया का जो केस है ना, तो जे एडवांस में अभी भी उसके बारे में इतना डिस्कस नहीं करते हैं ना, वो हमेशा मैग्नेटिक बिहेवियर पूछते हैं, उसकी ज्योमेट्री के बारे में एडवांस ने कभी नहीं पूछा, क्योंकि अभी भी वो कंट्रोवर्शियल, मतलब अभी भी उसके ऊपर शायद रिसर्च चल रहा होगा या प्रॉपर उस मॉलिक्यूल के बारे में नहीं पता लगा होगा, अभी चल रहा होगा, तो वैसे है ना, इसलिए उन्होंने आंसर 4 और 5 कंसिडर किया है। जिन बच्चों ने बोला कि सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस नहीं होगा, ठीक है, तो उनकी भी बात सही है, और जिन्होंने कंसिडर किया होगा, तो दोनों केसेस है ना, तो किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तो दोनों बच्चों के लिए आंसर हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो यस, तो ये आपने देखा होगा जे एडवांस में है ना, मतलब केमिस्ट्री के अंदर काफी सारी पॉसिबिलिटीज होती है। तो अगर मैं इसमें फिर से अगर मैं बात करूं, हाँ ये ठीक है बच्चों के बेनिफिशियल के लिए था, जे एडवांस ने हो सकता है ये भी बच्चों के लिए बेनिफिट्स के लिए, भाई कंडीशन तो उन्होंने लिखी नहीं है, तो सारे फ्लोरीन तो किसी भी कंडीशन पे तो मेंशन ही नहीं करी, तो फ्लोरीन सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे। इन्होंने एक और कंडीशन यहाँ पे ना, क्योंकि सारी क्या एक्सपेरिमेंटल बेस्ड चीज होती है। अब बात ये है, अब बात मुद्दे की बात ये है कि पूरे सवाल का ना इसका आंसर है ना मेरे हिसाब से ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट जो कि
किसी भी आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, आईआईटी में जाते हो, तो वहाँ पे मेटल कार्बोनिल्स की बॉन्डिंग आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट से समझाई जाती है। तो उस हिसाब से तो आंसर 3 है, बट नॉर्मल काउंट करोगे है ना तो इसका आंसर 1 भी आना चाहिए। चलो देखते हैं, मतलब आंसर मुझे लगता है कि जेई इसको कंसिडर कर लेगा, 1 भी कंसिडर कर लेगा। हाँ, और ये बात है, ये वाला सवाल इसकी 2 ही पॉसिबिलिटी थी। डेफिनेटली यार ये रिएक्शंस हुई होगी, किसी उन्होंने कंडीशन मेंशन नहीं किया होगा, ठीक है, तो इन्होंने बल्कि ग्रुप्स ने यहाँ पे अटैक किया होगा, किसी स्पेसिफिक कंडीशन उन्होंने मेंशन करना भूल गए होंगे। ओके, और फिर क्या होगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी जब यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकलता थ्रू द रेडिकल मैकेनिज्म, तो 2 ही पॉसिबिलिटी 6 और 12। ओके बच्चों, ठीक है। तो देखो ऑर्गेनिक है ना, ऑल अबाउट है ना, अगर आप देखोगे पूरी ऑर्गेनिक के अंदर काफी उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस, मतलब जो सिलेबस में लिखी हुई तो वही चीजें होती है, और वो हमेशा कंसिडर करते हैं यार देखो कोई पॉसिबिलिटी है एक्सपेरिमेंटली, तो किसी से भी चूक हो सकता है ना, तो वो कंसिडर करके कभी भी बच्चे का नुकसान नहीं होने देता जे एडवांस, ये अच्छी बात है। ओके, तो इसीलिए आपको ड्रॉपर बेस आपके लिए है, तो आपने अपना स्कोर कैलकुलेट कर लिया होगा। कोई आपसे कोई गलती हो गई होगी, या आप अपना बेस नहीं दे पाए होंगे, या कुछ कमी हो रह गई होगी ना, ये आपको लग रहा होगा यार मैं जे एडवांस को बहुत टफर मान रहा था लेकिन मैं इसको क्रैक कर सकता हूं, तो आपके लिए है इन्फिनिटी 2 पॉइंट, गिव अप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सारी रिलेवेंट चीजें, मतलब है ना, देखो आप केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे बहुत स्पेसिफिक, मतलब जो सिलेबस में चीजें होती है वही पूछी जाती है ना, मतलब रिलेवेंट चीज आपको पढ़ना जरूरी है ड्रॉपर बैच के अंदर। और जो वीक टॉपिक्स है उसके ऊपर आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रॉन्ग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस आपको मिलेगी, आपकी पूरी टीम, जो ये टीम आपकी है ना, सारे टीचर्स मिलकर आपको पढ़ाते हैं, ताकि है ना आपका कम टाइम में आपका सारा कोर्स हो सके, आपकी बेटर एफिशिएंसी के साथ, और एक अच्छी रैंक आप ला सको। और कभी भी इस टीम ने है ना हमेशा सिलेबस आपका कंप्लीट किया है, ऑन टाइम कंप्लीट किया है, और यहाँ पे सारे डीपीपी, यूसी के वीडियो सॉल्यूशन सब कुछ आपको मिलने वाला है। क्योंकि देखो ड्रॉपर्स के लिए क्या होता है, आपको कि एक स्पेसिफिक चीज ही पढ़नी होती है, उसको अच्छे से पढ़ो और अपना एक रैंक निकाल के लाओ। ओके बच्चों, बाय बाय एंड सी यू, लव यू ऑल।